शंकर नाम के अघोर को उसके आश्रम से उसकी बीमारी के चलते निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि ये भगवान शिव का श्राप है और उसी के कारण आए दिन आश्रम में कुछ न कुछ अनिष्ट होता रहता है। शंकर को किशोर अवस्था में एक माने हुए महागुरु अघोर केदार बाबा ने इस आश्रम में छोड़ा था। शंकर को अपने पिछले समय का कुछ भी याद नहीं था और उसे एक मानसिक बीमारी थी जिसमें उसके किसी को छूने या उसे किसी के द्वारा छूने पर दौरे पड़ने लगते थे और उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता था। आश्रम के दूसरे अघोर सुदामा उसे ये सुझाव देते हैं कि इस बीमारी के इलाज और उसके पिछले कल के बारे में जानने के लिए उसे केदार बाबा को ढूंढना चाहिए, जिन्हें आखिरी बार प्रयागराज के कुंभ मेले में दिखा गया था। वहीं चाइना बॉर्डर के पास पहाड़ों में कैट नाम की इलीगल फैसिलिटी में डॉक्टर बख्शी के सुपरविजन में उनके असिस्टेंट तारा CT333 नाम के पेशेंट को 6 साल से चल रहे एक्सपेरिमेंट के तहत कन्वर्जन थेरेपी के जरिए जबरदस्ती इलेक्ट्रिक शॉक देकर लड़के से लड़की बनाने की प्रक्रिया को कर रही थी। कन्वर्जन थेरेपी एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी और इसका पेशेंट पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता था, लेकिन अपने सुपीरियर्स के दबाव के चलते डॉक्टर बख्शी तारा को इस एक्सपेरिमेंट को जल्द से जल्द खत्म करने की बात कहते हैं, नहीं तो वो खुद ब्रेन सर्जरी के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करेंगे, जिसमें बहुत जोखिम था और पेशेंट पर भी इसके बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव होते थे। इसके बाद कहानी हमें दुर्गा की जिंदगी में ले जाती है, जो दक्षिण भारत के एक गांव में देवदासी होती है। पुराने समय में देवदासी एक महिला कलाकार होती थी जो एक बार देवदासी बनने के बाद जीवन भर किसी देवता या मंदिर की सेवा के लिए समर्पित हो जाती थी। ये कला और संस्कृति की संरक्षक मानी जाती थी, इसलिए इनका बहुत उच्च पद था। लेकिन वक्त के साथ इनका ये पद गिरता चला गया और एक अंधविश्वास में बदल गया। गांव के सरपंच इस अंधविश्वास की आड़ में इन्हें इस्तेमाल करने लगे और उससे फायदा उठाने लगे। इस अंधविश्वास के अनुसार इन्हें मजबूरन पुरुषों की सेवा करनी पड़ती थी, जो ये मानते थे कि इनसे अपनी सेवा करवाने पर देवी माँ की कृपा होती है। कुछ समय बाद एक लाइलाज बीमारी के चलते दुर्गा को देवदासी के पद से हटा दिया जाता है। दुर्गा की उमा नाम की बेटी भी थी, जिसे वो अपनी सौतेली बहन के घर देवदासी बनने के बाद छोड़ गई थी, जो उमा के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती थी। दुर्गा उमा को अपने साथ ले आती है, ये सोच के कि अब वो उसके साथ खुशी खुशी बाकी की जिंदगी बसर करेगी। लेकिन उमा उससे नफरत करती थी क्योंकि दुर्गा उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। लेकिन उसकी ये नफरत बाद में प्यार में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि दुर्गा की प्रसव में जटिलता थी, जिसके कारण उमा की जान को खतरा था। इसके लिए दुर्गा ने देवी माँ से कहा कि अगर बच्चे का जन्म सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से हो गया तो वो पूरे जीवन देवदासी बनकर देवी माँ की सेवा करेगी। उधर शंकर को प्रयागराज में केदार बाबा तो नहीं, उनके शिष्य मिलते हैं जो उसे पहचान लेते हैं। वो शंकर को बताते हैं कि केदार बाबा ने 2 साल पहले एक बौद्ध मठ में अपनी अंतिम सांसें ली। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उन्होंने मुझे तुम्हें ये सौंपने को कहा था, इससे तुम्हारी हर समस्या का हल हो जाएगा। केदार बाबा ने शंकर के लिए कुछ प्राचीन कागजात छोड़े थे, जिसमें एक नक्शा भी था। उनके शिष्य फिर शंकर को बताते हैं कि हर 36 साल बाद वैद्य तिथि के संध्या काल में गढ़वाल स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला में द्रोणगिरी पर्वत पर नीले प्रकाश वाले मशरूम उगते हैं। उनमें मनुष्य के हर रोगों को पूरी तरह ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है। तुम बिल्कुल ठीक समय पर यहाँ आए हो। आज से ठीक 15 दिन बाद वैद्य तिथि है। अगर तुमने ये मौका गवा दिया तो तुम्हें अगले 36 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तभी अचानक शंकर को दौरे पड़ने लगते हैं और उसे पेशेंट CT333 दिखता है, जो उसे कहता है वहां मत जाना। और फिर उसे अचानक उमा भी दिखती है, जिसके सिर पर उसकी माँ हाथ फेर रही होती है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर क्यों उसे ये चेहरे दिखाई दे रहे हैं। शंकर फिर जब होश में आता है, केदार बाबा के शिष्य उन्हें बताते हैं कि द्रोणगिरी पर्वत तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले त्रिवेणी नाम की जगह तक पहुंचना होगा, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा और अगर सभी बाधाओं को पार कर तुम द्रोणगिरी तक पहुंच भी गए तो तुम्हें वैद्य तिथि के खत्म होने से पहले वो मशरूम खाना होगा, तभी उसका असर होगा। शंकर कहता है, गुरुजी, क्या आपको लगता है मैं इन बाधाओं को पार कर जीवित वापस लौट पाऊंगा? वो कहता है, परिणाम चाहे जो भी हो, तुम्हें कोशिश तो करनी ही होगी। फिर वो शंकर को उनके शिष्य माइकोलॉजिस्ट जानवी को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, जो काफी समय से इस मशरूम के बारे में रिसर्च कर रही थी। वो त्रिवेणी तक का रास्ता भी अच्छे से जानती थी। शंकर और जानवी एक साथ द्रोणगिरी की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर कैट फैसिलिटी में पेशेंट CT333 के सेल में एक दूसरा कैदी छत को खोद कर गिरता है।
जो उसे बताता है कि वो पहले इस फैसिलिटी में डॉक्टर बख्शी के लिए काम किया करता था। वो उसके द्वारा किए गए इलीगल एक्सपेरिमेंट्स का दुनिया के सामने खुलासा करने वाला था, जिसके कारण डॉक्टर बख्शी ने उसे यहाँ कैद कर दिया। जब ये कैदी CT-333 को बताता है कि वो एक सुरंग खोदकर यहाँ से भागने वाला है, CT-333 इस कैदी को उसे भी अपने साथ ले चलने के लिए कहता है, जिसके लिए वो उसकी हर मदद करने की बात कहता है। वो कैदी कहता है, हमें खुदाई के लिए औजार चाहिए, अगर तुम वो ले आए तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। जिसके बाद वो कैदी CT-333 को कैट फैसिलिटी के चप्पे चप्पे के बारे में बताता है, जिसमें लेबोरेटरी रूम भी शामिल था, जहां से उसे वो औजार लाने थे। इस लेबोरेटरी रूम में ही डॉक्टर बख्शी ब्रेन सर्जरी करते थे। ये दोनों मिलकर सेल के दरवाजे का खाना देने वाला हिस्सा खोल लेते हैं, जिससे CT-333 बाहर निकल लेबोरेटरी रूम तक पहुंच जाता है, जहां से वो दियाबाती और कुछ औजार उठा लेता है। इस रूम की खिड़की से वो ये भी देखता है कि इस फैसिलिटी के वर्कर्स बहुत सारे भरे हुए ड्रम्स को ट्रक से उतार रहे होते हैं और खाली ड्रम्स को अंदर रख रहे होते हैं कि तभी उसे लेबोरेटरी रूम की तरफ कदमों की आहट सुनाई देती है। अगले ही पल डॉक्टर बख्शी अपने असिस्टेंट्स के साथ रूम में घुसते हैं। CT-333 सही समय पर छुप गया होता है, जहां से वो देखता है कि डॉक्टर बख्शी एक पेशेंट के सिर को खोल उसके दिमाग से छेड़छाड़ करने लगते हैं। कुछ समय बाद CT-333 वापस अपने सेल में आ जाता है। लेबोरेटरी रूम के दृश्य से वो बहुत डर गया था कि कहीं उसका भी हाल वैसा ना हो जाए। वो उस कैदी को कहता है, मैं आपके कहे मुताबिक औजार ले आया, मुझे प्लीज यहाँ से जल्द बाहर निकालिए। जिसके बाद खुदाई के काम को शुरू करने के लिए CT-333 सबसे पहले लेबोरेटरी रूम से लाए औजारों को आग की मदद से ठोक पीट कर लोहे की छेनी बना लेता है, जिसे देख वो दूसरा कैदी भी हैरान होकर कहता है, तुम ये काम भी कर लेते हो। CT-333 खुद भी अपने इस हुनर को देख हैरान था। इसके बाद ये दोनों खुदाई का काम शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हर दिन सेल के नीचे एक सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं। उधर शंकर को अभी भी वो चेहरे दिखाई दे रहे थे जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। शंकर और तारा ने अपने पहले पड़ाव त्रिवेणी के सफर को शुरू कर दिया था और बिल्कुल केदार बाबा के शिष्य के कहे मुताबिक ये सफर वाकई में बहुत लंबा और कठिन था। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों सभी बाधाओं को पार कर त्रिवेणी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और आखिरकार जानवी शंकर को त्रिवेणी तक पहुंचा ही देती है। जिसके बाद जानवी कहती है, अब यहाँ से आगे का रास्ता तुम्हें दिखाना होगा। शंकर केदार बाबा के नक्शे को देख कहता है, यहाँ से हमें उत्तर पूर्व दिशा में जाना होगा। बादलों से ढके हुए द्रोणगिरी पर्वत की तरफ ये दोनों निकल पड़ते हैं। उधर दुर्गा के गांव में जब अशांति और लड़ाई झगड़ा होने लगता है, गांव के लोग सरपंच को इसका जिम्मेदार मानने लगते हैं क्योंकि उसने देवदासी को मंदिर से हटवा दिया था। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरपंच दुर्गा के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद कोई और देवदासी बनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तुम्हें देवी माँ ने एक बार देवदासी बन उनकी सेवा का मौका दिया, अभी मौका तुम्हें दोबारा मिल रहा है। मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है कि उमा को देवदासी बनाया जाए। दुर्गा ये बात सुन बुरी तरह डर जाती है। उमा को बचाने के लिए दुर्गा गांव से भाग निकलने की योजना बनाती है। उधर अगले दिन शंकर और जानवी द्रोणगिरी पर्वत पहुंचने वाले होते हैं जब रास्ते में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो जाता है, जिस कारण अच्छे से दोनों रास्ता देख नहीं पा रहे थे। इसी दौरान जानवी शंकर से पूछती है कि मशरूम को हम इतने बड़े पर्वत पर ढूंढेंगे कैसे। शंकर कहता है, इसके लिए हमें रात का इंतजार करना होगा, जिस समय इसके नीले प्रकाश को हम देख पाएंगे। कि तभी शंकर जानवी को एकदम रुकने के लिए कहता है क्योंकि आगे इनके बहुत गहरी खाई थी। आगे बढ़ने के लिए इन्हें इस खाई को पार करना जरूरी था। वापस लौट कोई और रास्ता ढूंढने का इनके पास समय नहीं था, इसलिए शंकर इस खाई को कूदकर पार करने का फैसला करता है। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो ऐसा कर नहीं पाता और बार बार कूदने के कारण उसके शरीर में भी काफी दर्द होने लगता है। शंकर दर्द के बावजूद भी फिर कोशिश करने लगता है क्योंकि कल वैद्य तिथि थी। लेकिन जानवी उसे रोक खुद इस बार कूदने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो कूदती है, सुरक्षा के लिए जो रस्सी इन्होंने बर्फ की चट्टान से बांध रखी थी वो खुल जाती है। शंकर बड़ी मुश्किल से जानवी को बचाता है। इसके बाद शंकर वापस लौटने का फैसला करता है क्योंकि वो अपने चक्कर में किसी दूसरे की जिंदगी दांव पर नहीं लगाना चाहता था। लेकिन जानवी उसे वापस चलने के लिए मजबूर करने लगती है। जब गुस्से में शंकर उसे कहता है, चलो मैं तो अपनी बीमारी के चलते इस मशरूम को ढूंढ रहा हूं, तुम्हें क्या मजबूरी है? तुम जरूर पैसों के लिए इस मशरूम को ढूंढ रही होगी, है ना? ये बात सुन जानवी गुस्सा हो जाती है और खुद अकेले ही द्रोणगिरी पर्वत की तरफ बढ़ जाती है। शंकर भी दूसरी दिशा में वापस लौट जाता है। उधर गांव में उमा की नींद अचानक दरवाजे पर हो रहे जोर जोर की दस्तक से खुलती है। बाहर सरपंच के आदमी इन्हें लेने आ चुके थे।
उमा अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी दादी तुरंत उसे गांव से कहीं दूर भाग जाने के लिए कहती है। उमा अपनी माँ से मिलने की जिद करने लगती है और उसके कमरे की तरफ जब जाती है वो चौंक पड़ती है। उसकी माँ दुर्गा अपनी बीमारी के चलते चल बसी थी। वो जोर जोर से रोते हुए माँ माँ चिल्लाने लगती है। उधर जानवी अपने बैग के भारी होने के कारण रस्सी के जरिए उसे अपनी कमर से बांध लेती है और जैसे ही आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसकी नीचे की बर्फ में टूटने की आवाज आने लगती है। ये एक जमी हुई झील थी और अगले ही पल जानवी इस झील में गिर जाती है। बैग के भारी होने के कारण वो ऊपर भी नहीं आ पाती और डूबने लगती है। उसी पल अचानक शंकर को रोती हुई उमा की माँ माँ पुकारने की आवाजें आने लगती हैं। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है कि उसे ये आवाजें आखिर सुनाई कहां से दे रही हैं। कि तभी वो पीछे देखता है कि जानवी वहां नहीं है। अगले ही पल शंकर झील में कूदकर जानवी को बाहर निकाल लेता है। उधर उमा भी सरपंच के आदमियों से बचकर भाग निकलती है। रात को द्रोणगिरी पर्वत के पास जानवी शंकर को बताती है कि वो इस मशरूम को पैसों के लिए नहीं बल्कि इसलिए ढूंढ रही है ताकि वो मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहे पेशेंट्स का इलाज कर सके। फिर द्रोणगिरी पर्वत की तरफ देख वो कहती है, मैं मशरूम को ढूंढे बिना वापस नहीं जा सकती। कि तभी उसका ध्यान किसी चीज पर जाता है। वो तुरंत अपनी दूरबीन निकालकर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे ख्याल से वैद्य तिथि शुरू हो चुकी है। जैसे ही शंकर दूरबीन से देखता है उसे द्रोणगिरी पर्वत के एक हिस्से पर नीला प्रकाश चमकता हुआ दिखता है। ये वही मशरूम थे। उधर उमा रात को भागकर गांव के एक बुजुर्ग के पास आ गई थी जो उसे गांव से सुरक्षित बाहर निकालने का वादा करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही वो बुजुर्ग उमा को लेकर बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन सरपंच के आदमी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से इन लोगों से बचाकर वो बुजुर्ग उमा को एक बस में बिठाकर गांव से सुरक्षित बाहर निकाल देते हैं। उधर कैट फैसिलिटी में CD333 और वो कैदी काफी लंबी सुरंग खोद चुके होते हैं, लेकिन तभी सुरंग की मिट्टी धंस जाती है। बड़ी मुश्किल से CD333 खुद को और उस कैदी को बाहर निकालता है। CD333 इस घटना से बहुत डर जाता है, जबकि वो कैदी हंसने लगता है। वो CD333 को एक जड़ दिखाते हुए कहता है, हम कूलिंग टावर के काफी पास हैं, बस 2 दिन की खुदाई और फिर हम आजाद। उधर डॉक्टर बख्शी CD333 की रिपोर्ट्स को देखकर अपने असिस्टेंट को कहते हैं, मुझे लगता है 2 दिन बाद जो एक्सपेरिमेंट का फाइनल सेशन है उसमें जरूर तारा की कन्वर्जन थेरेपी सफल हो जाएगी। उधर शंकर उस खाई को पार करने के लिए एक बूमरैंग बना लेते हैं, जिसकी मदद से वो खाई और द्रोणगिरी पर्वत के बीच में एक रस्सी जोड़ लेते हैं। जिसके बाद ये दोनों रस्सी की मदद से खाई को एक एक करके पार करने का फैसला करते हैं ताकि रस्सी पर ज्यादा भार ना हो। पहले जानवी रस्सी की मदद से खाई को पार करने लगती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है जब अचानक जानवी का जूता रस्सी में फंस जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। शंकर को मजबूरन उसकी मदद करने के लिए रस्सी पर आना पड़ता है, जिस दौरान रस्सी पर ज्यादा भार होने के कारण एक तरफ से रस्सी टूट जाती है और ये दोनों झूलते हुए सामने की पहाड़ में एक छोटे से हिस्से में जा पहुंचते हैं। इन दोनों ने जैसे तैसे खाई तो पार कर ली थी, लेकिन जिस जगह ये मौजूद थे वो पूरी बर्फ की थी, जिसमें धीरे धीरे दरार पड़ने लगती है। रस्सी इनसे थोड़ी दूरी पर थी, जिस तक पहुंचने के लिए शंकर तुरंत चाकू की मदद से बर्फ पर रस्सी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी बर्फ का वो छोटा हिस्सा जहां जानवी थी वो टूट जाता है और एक बर्फ के टुकड़े को पकड़ जानवी खुद को बचाती है, लेकिन उसका हाथ फिसलने लगता है। वो शंकर को मदद के लिए पुकारने लगती है। शंकर रस्सी से कुछ ही दूरी पर होता है। जानवी की मदद करने के लिए वो तुरंत रस्सी की तरफ कूद पड़ता है और उसे जैसे तैसे पकड़ लेता है। उसी वक्त जानवी का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन शंकर रस्सी पर झूलते हुए रस्सी को उसकी तरफ ले आता है, जिसे जानवी ऐन वक्त पर पकड़ लेती है। जिसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ने लगते हैं। शंकर उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे वो मशरूम दिखा था, लेकिन जैसे ही वो मशरूम के पास पहुंचता है उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। वो मशरूम मर चुका था। शंकर बिल्कुल हिम्मत हार जाता है। उसी पल जानवी भी वहां पहुंचती है, जो मशरूम को देख कहती है, हिम्मत मत हारो शंकर, वैद्य तिथि खत्म नहीं हुई है। यहाँ आसपास जरूर ये नीले प्रकाश वाले मशरूम और होंगे। कि तभी जानवी का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन शंकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, परंतु उसकी बीमारी के चलते उसे दौरे पड़ने लगते हैं और ये दोनों खाई में गिर जाते हैं। उधर उमा बस से सुरक्षित गांव से काफी दूर निकल आई होती है, लेकिन दुर्गा की सौतेली बहन उसे बस में देख लेती है और उसे पकड़कर सरपंच के हवाले कर देती है। सरपंच उमा और उस बुजुर्ग को जिसने उसकी मदद की थी, इन दोनों को बहुत मारता है, जिसके बाद जबरदस्ती उसकी माँ की ही तरह उमा को भी देवदासी बना दिया जाता है और इतनी छोटी उम्र में देवदासी बनी उमा को एक पुरुष की सेवा करने के लिए भी भेज दिया जाता है। तभी उधर शंकर को होश आता है।
जिसे एक बौद्ध साधु ने बचा लिया था और उसके चोटों की मरहम पट्टी कर दी थी। जानवी के बारे में पूछने पर वो साधु शंकर को बताता है कि वो गिरते हुए पेड़ की डालियों में फंस गई थी और उसे वो बचा नहीं पाए। उधर जानवी का शरीर जंगल में पड़ा हुआ होता है, जिसमें अचानक हरकत होने लगती है। उधर देवदासी उमा के पास आया हुआ पुरुष अचानक कमरे से भागते हुए बाहर निकलता है। सरपंच का बेटा और उसका साथी, जो कि पेशे से डॉक्टर थे, वो उमा को चेक करने लगते हैं। सरपंच का बेटा बाहर आकर उसे ऐसी बात बताता है कि वो गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है, ये बात अगर गांव में पता चल गई तो मेरी कुर्सी, मेरी इज्जत और मेरी दौलत सब मिट्टी में मिल जाएगी। सरपंच अपने आदमियों को कहकर उमा को जलाकर मारने का हुक्म देता है, लेकिन सरपंच के बेटे का दोस्त सरपंच से उमा को ना मारने को कहता है और उसे बहुत सारे पैसे देकर खरीद लेता है। जिसके बाद उमा को वो डॉक्टर ट्रेन के जरिए कैट फैसिलिटी ले जाता है। उधर कैट फैसिलिटी में खुदाई का दूसरा दिन था, जिस दिन CT-333 और वो कैदी आजाद होने वाले थे। ये सुरंग में खुदाई कर रहे होते हैं जब पहले की तरह अचानक सुरंग ढह जाती है। CT-333 जैसे तैसे बाहर निकलता है, जहां उसे कैट फैसिलिटी के लोग पकड़ लेते हैं। सुरंग में दम घुटने से दूसरे कैदी की मौत हो चुकी थी, जिसकी लाश को जलाने के लिए भेज दिया जाता है और CT-333 को कन्वर्जन थेरेपी के फाइनल सेशन के लिए, जहां तारा अपने असिस्टेंट को उसके सिर के बजाय उसके गुप्त अंग पर इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले वायर्स को लगाने के लिए कहती है। CT-333 को बुरी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाने लगता है, लेकिन जब तारा का असिस्टेंट इलेक्ट्रिक शॉक की मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, वो बंद नहीं होती। मशीन खराब हो चुकी थी, जिसके कारण CT-333 बहुत देर तक इलेक्ट्रिक शॉक्स की चपेट में रहता है। बाद में मेन स्विच को ऑफ करके इलेक्ट्रिक शॉक्स को रोका जाता है। CT-333 को बेहोशी की हालत में वापस उसके सेल में डाल दिया जाता है। तारा डॉक्टर बख्शी को बताती है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और लैब में CT-333 के साथ हुई इस दुर्घटना का उसके शरीर पर बहुत बुरा असर हुआ है। डॉक्टर बख्शी को अपने सुपीरियर्स की बात याद आती है कि अगर समय पर यह एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं किया गया तो इसकी फंडिंग रोक दी जाएगी। डॉक्टर बख्शी एक आखिरी कोशिश के रूप में लेबोरेटरी रूम में CT-333 पर ब्रेन सर्जरी करने का फैसला करते हैं। उधर पहाड़ों के ऊपर मौजूद बौद्ध मठ में बौद्ध साधु शंकर का इलाज कर रहे होते हैं, जब अचानक शंकर को CT-333 और उमा मदद के लिए पुकारते हुए दिखते हैं। शंकर बौद्ध साधु को बताता है कि एक बच्ची और एक लड़का उसे मदद के लिए पुकार रहे हैं। वो बौद्ध साधु आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और फिर कहते हैं, ये जो जीवन तुम जी रहे हो, ये इन्हीं दोनों का जीवन है। क्या तुम इन्हें जानते हो? कुछ याद है तुम्हें इनके बारे में? शंकर को इनके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो बौद्ध साधु कहता है, इन दोनों जीवन की पीड़ा का अंत ही तुम्हारी पीड़ा और सारी समस्याओं का अंत करेगा। इसके बाद शंकर बौद्ध मठ से जाने का फैसला करता है। वो बौद्ध साधु को कहता है, मैं अपनी समस्या को तो सुलझा नहीं पाया, कम से कम इन दोनों की मदद कर इनके समस्या तो हल कर दूं। बौद्ध साधु कहते हैं, तुम इन्हें ढूंढोगे कहां? इनके बारे में तो तुम कुछ नहीं जानते। शंकर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद जाने से पहले बौद्ध साधु शंकर को एक नई लाठी देते हैं, जिसके बाद शंकर वहां से निकल जाता है। उधर कैट फैसिलिटी में CT-333 को होश आ चुका था। वो अब ये सब और नहीं सहना चाहता था। उसे वो छैनी दिखती है जो उसने उस कैदी के लिए बनाई थी। इस छैनी को वो अपने गर्दन में गाड़ने ही वाला होता है कि तभी उसके सेल के दरवाजे के खाना देने वाले हिस्से से एक खाने की थाली अंदर आती है। अचानक CT-333 को लेबोरेटरी रूम से उसके द्वारा देखे गए ट्रक्स और ड्रम्स की याद आते हैं। तभी उधर इन ड्रम्स के जरिए बेहोश उमा कैट फैसिलिटी में पहुंचती है। इन ड्रम्स के जरिए ही नए पेशेंट्स को एक्सपेरिमेंट्स के लिए यहाँ लाया जाता था। तारा बेहोश उमा का चेकअप करने लगती है और फिर तुरंत डॉक्टर बख्शी को बुलाने के लिए दौड़ पड़ती है। उधर CT-333 अपने सेल से निकलकर खाली ड्रम्स में छिप जाता है, जिसके मुंह को एक वर्कर बंद कर देता है। जिसके बाद कैट फैसिलिटी के वर्कर्स ड्रम्स को ट्रक में लोड कर देते हैं और एक स्टोर में इन खाली ड्रम्स को डंप कर देते हैं। उधर शंकर भी वापस लौटते हुए रास्ता भटक कर कैट फैसिलिटी की ही तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें अपने पीछे कुछ आवाज आती है। वो जैसे ही पीछे देखते हैं, एक पहाड़ी शेर उन पर हमला कर देता है। शंकर इस शेर से बचने के लिए पीछे हटते हुए नीचे गिर पड़ते हैं और एक बर्फ की दीवार को तोड़ एक छोटी सी गुफा में गिर पड़ते हैं, जिसका मुंह उनके गिरने के बाद बर्फ से बंद हो जाता है। गुफा के बाहर मौजूद शेर अपने पंजों से बर्फ को खोद अंदर आने की कोशिश करने लगता है। शंकर तुरंत गुफा के दूसरी तरफ अपनी लाठी की मदद से खुदाई करने लगते हैं कि तभी उसके अंदर से एक छेनी नीचे गिरती है। शंकर तुरंत इस छेनी की मदद से खुदाई करने लगते हैं। उधर CT-333 ड्रम के अंदर अपनी छेनी की मदद से ड्रम के ढक्कन को खोलने लगता है
लेबोरेटरी रूम में डॉक्टर बख्शी अपने असिस्टेंट को CT333 को ब्रेन सर्जरी के लिए लाने के लिए कहते हैं, लेकिन तारा उसे वापस भेज डॉक्टर बख्शी को तुरंत बुलाने के लिए कहती है। डॉक्टर बख्शी तारा के पास पहुंच उसे डांटते हुए कहते हैं कि मैं सर्जरी की तैयारी कर रहा था और तुमने मुझे यहां बुला लिया। कि तभी उनका ध्यान CT333 के सेल के अंदर जाता है जो खाली पड़ा था। CT333 ड्रम से बाहर निकल कैट फैसिलिटी से भागकर काफी दूर आ चुका था। डॉक्टर बख्शी अपनी जंगली कुत्तों को CT333 का पीछा करने के लिए छोड़ देते हैं। कमजोर होने के कारण CT333 ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता और बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसी वक्त शंकर भी खुदाई करते करते गुफा के दूसरी तरफ निकल आते हैं कि तभी उन्हें CT333 का ठीक यही पल दिखाई देने लगता है। जंगली कुत्ते बेहोश पड़े CT333 की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी एक अघोरी बाबा अपनी लाठी की मदद से इन जंगली कुत्तों को डराकर वहां से भगा देते हैं और CT333 को बचा लेते हैं। ये अघोरी बाबा केदार बाबा थे, जो जैसे ही CT333 को छूते हैं उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। उन्हें CT333 के पास वो छेनी भी मिलती है जिसे वो अपनी लाठी में छुपा लेते हैं। इसके बाद वो CT333 को अपने साथ ले आते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। उधर उमा को होश आ जाता है, जो डॉक्टर बख्शी का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने सामने देखती है। इसके बाद उमा की फाइल तैयार की जाती है जिस पर लिखा था पेशेंट CT333। उसके बाल काट दिए जाते हैं और उसकी कन्वर्जन थेरेपी शुरू की जाती है जिसमें उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। शंकर को सब कुछ याद आ जाता है। असल में उमा, CT333 और शंकर ये तीनों इंसान एक ही थे। शंकर को गांव का वो पल भी याद आता है जिसमें सरपंच का बेटा अपने पिता को बताता है कि उमा लड़की नहीं लड़का है। उमा को एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बचपन में ये बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि बच्चा लड़की है या लड़का। इसलिए उसके माता पिता ने उसे लड़की की तरह पाला, लेकिन वो अब धीरे धीरे लड़का बनती जा रही है। और यही कारण था सरपंच के बेटे के दोस्त का उमा को खरीदने का, क्योंकि उमा कैट फैसिलिटी में चल रहे एक्सपेरिमेंट के लिए एक परफेक्ट पेशेंट थी। उमा को बचपन से लड़की की तरह पाला गया था जो धीरे धीरे लड़का बन रही थी। अगर एक्सपेरिमेंट की मदद से उसे लड़का बनने से रोक दिया जाए और उसे फिर से लड़की बना दिया जाए तो ये एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी साबित होनी थी। लेकिन तारा के फाइनल सेशन के दौरान हुई दुर्घटना के कारण एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ और इस दुर्घटना के चलते शंकर के शरीर में ये बीमारी पैदा हुई जिसमें वो किसी के स्पर्श को अपने शरीर पर सहन नहीं कर पाता था। शंकर को सब कुछ याद आ चुका था। वो बुरी तरह से रोने लगते हैं और अपनी माँ दुर्गा को याद करने लगते हैं। उन्हें अपना ये जीवन अब व्यर्थ लगने लगा था। तभी उन्हें वो छेनी दिखती है और वो तुरंत उसे उठा लेते हैं और अपनी गर्दन में गाड़ लेते हैं। लेकिन तभी शंकर को अपनी माँ दिखाई देती है और उनके कहे आखिरी शब्द याद आते हैं कि चाहे स्थिति हमारे हाथ में हो ना हो, उस स्थिति से कैसे लड़ना है वो हमेशा हमारे हाथ में ही होता है। अगले ही पल शंकर की आंखें खुलती हैं और उन्हें अपने ठीक सामने नीला प्रकाश चमकता हुआ दिखता है। ये वही नीले प्रकाश वाले मशरूम थे जो ठीक उनके सामने खाई के दूसरी तरफ थे। वैद्य तिथि अभी भी खत्म नहीं हुई थी। शंकर दोबारा खड़े होते हैं और इस मशरूम तक पहुंचने के लिए रस्सी बांधने लगते हैं कि तभी सुरंग के दूसरी तरफ से शेर वहां आ धमकता है और उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। शंकर के पास अब कोई चारा नहीं था। वो बिना रस्सी के ही खाई के दूसरी तरफ कूद पड़ते हैं। उनके पीछे वो शेर भी कूद पड़ता है। शंकर दूसरी तरफ पहुंच तो जाते हैं लेकिन फिसल कर नीचे गिरने लगते हैं कि तभी उनके शरीर का कपड़ा एक लकड़ी के टुकड़े पर फंस जाता है जिसके कारण वो गिरने से बच जाते हैं। उधर वो शेर भी खाई के दूसरी तरफ आ चुका था और उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगा था। शंकर तुरंत लकड़ी के टुकड़े को तोड़ अपने ठीक ऊपर मौजूद नीले प्रकाश वाले मशरूम को मारते हैं। शेर के उन्हें पकड़ने से पहले मशरूम के साथ वो खाई में नीचे कूद जाते हैं। कुछ समय बाद द्रोणगिरी पर्वत से काफी नीचे नदी से शंकर बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें सामने जानवी दिखती है। वो भी जिंदा थी। शंकर उनके पास जाते हैं और उन्हें जैसे ही छूते हैं उन्हें कुछ नहीं होता। उन्होंने वो मशरूम गिरते हुए खा लिया था जिसके कारण उनकी बीमारी अब ठीक हो चुकी थी। शंकर जानवी की गोद में सिर रख बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। ठीक उसी पल उन्हें अपनी माँ याद आती है। तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आप सभी से मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।